शतरंज विश्व कप फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में किस देश में आयोजित होगा? देखो, शतरंज वर्ल्ड कप है, ठीक है, और ये शतरंज वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2025 में। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ होगा? चीन में, फ्रांस में, नॉर्वे में या भारत में? तो फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जो है वो मेजबान बन गया है भारत, ठीक है। तो याद रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक। तो फिडे शतरंज को अंग्रेजी में चेस कहते हैं ना। शतरंज विश्व कप 2025। अब देखो बेटा, बड़ा शानदार सवाल है ये कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 इसका आयोजन कहाँ होगा? तो बेटा, इसका आयोजन होगा हमारे देश में, भारत में। कब से कब तक होगा? तो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 को। अब सवाल यह है किस राज्य में होगा? तो अभी सरकार जो है ये ओपन नहीं कर पाया है। अब ये सरकार क्या करेगी ना, भारत सरकार, ये राज्यों से इसको कराएगी, किसी न किसी राज्य में होंगे। तो अभी राज्य ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तय हो गया है कि शतरंज का वर्ल्ड कप 2025 में नवंबर के महीने में भारत में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? भारत में। अब सवाल यहां से पूछा जाएगा फिडे क्या है। देखिए, फिडे क्या है? तो फिडे शतरंज का सबसे बड़ी संस्था है फिडे शतरंज की, ठीक है। इसका फ्रेंच नाम है, हाँ, फेडरेशन इंटरनेशनल हाँ, डी चेस इस तरह से इसका पूरा नाम है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस। फिडे की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। मुख्यालय कहाँ है फिडे का? तो फिडे का हेडक्वार्टर आता है बेटा लुसाने में, और लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है ये फिडे। तो यह विश्व में शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन हो वो कमेंट किया करें हमेशा। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड में कौन सी है? फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड में कौन सी है? ये कमेंट करके बताएं। फुटबॉल की, तुमने देखा होगा जो क्रिकेट है उसकी सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है ना। तो इसी प्रकार से फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ी संस्था क्या है, ये मैंने पूछा है, कमेंट करें। अच्छा, शतरंज की सबसे बड़ी संस्था फिडे है। एक सवाल है जो नॉलेज के लिए है
सवाल यह है कि भारत के एकमात्र शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने शतरंज वर्ल्ड कप जीता है, शतरंज का वर्ल्ड कप, फिडे शतरंज वर्ल्ड कप को जीतने वाले एक मात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताओ। देखिए, फिडे शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, भारत के इकलौते खिलाड़ी का नाम जिन्होंने फिडे शतरंज वर्ल्ड कप जीता है, अकेले खिलाड़ी हैं वो। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ये करंट का मुद्दा है, हो सकता है कि वो सवाल ये वाला पूछ रहे आपसे, ठीक है, ये विविध ही के है। तो शतरंज का वर्ल्ड कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतरंज वर्ल्ड कप जीता है, वो भी 2 बार, सन 2000 में और सन 2002 में। 2 बार जीते हैं वो, एक 2000 में जीते हैं और एक 2002 में जीते हैं। इनके अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी अभी तक फिडे का शतरंज वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। तो अच्छा सवाल बनेगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 में भारत में होगा। राज्य अभी खुले नहीं है, जिस समय राज्य खुलेंगे तो बता दी जाएंगे। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा ये वर्ल्ड कप, ठीक है। फिडे का हेडक्वार्टर लुसाने में है। 1924 में फिडे बना था। शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है पूरी दुनिया में, ठीक है। और भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने शतरंज का वर्ल्ड कप जीता, वो भी 2 बार जीता, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद पहले व्यक्ति हैं, पहले खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को पहली बार, ठीक है। इस बार कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? करंट में मैंने बता दिया है, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने खिलाड़ी हैं? उनमें एक महिला खिलाड़ी भी है, मनु भाकर। 3 नाम आपको बताने हैं। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? कौन सा देश ऐसा है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का फैसला ले लिया है? तो चीन है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है। तो वो देश है यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के। उनका पहले भी एजेंडा यही था और अब भी एजेंडा यही है। पहले भी उन्होंने हटने की घोषणा करी थी, लेकिन जो बाइडेन सत्ता में आ गए, वो हट गए थे सत्ता से। तो उन्होंने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ को दरकिनार करते हैं, डब्ल्यूएचओ से हम निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ को सबसे बड़ी फंडिंग जो है वो यूएसए देता है, यूएसए देता है, ठीक है। कोविड-19 के बाद डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए। कोविड-19 के समय जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो उस समय वहां पे प्रेसिडेंट थे और उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि चाइना की वजह से कोविड-19 फैला है और आप इसे छुपा रहे हैं, ठीक है। और हम डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था से अब अलग होंगे क्योंकि हम सबसे बड़ा फंड देते हैं और डब्ल्यूएचओ जो है वो चीन के तलुए चाटता है। तो फिर जो बाइडेन सरकार आ गई, उनका एजेंडा खत्म हो गया, उन्होंने री एंट्री कर ली जो बाइडेन सरकार ने। लेकिन फिर ट्रंप सरकार आ गई है वहां पर, ठीक है। शपथ ग्रहण हो गई है उनकी। उन्होंने 2 फैसले फटाफट ले लिए हैं। एक तो ये कि हम डब्ल्यूएचओ के मेंबर नहीं रहना चाहते, दूसरा हम पेरिस जलवायु से भी पीछे हट रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौता हुआ था ना, जिसमें कार्बन कटौती की बात की गई थी, उससे भी उन्होंने कह दिया कि हम इसका बायकॉट करते हैं और हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम पेरिस समझौते को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 2 फैसले हुए हैं। अब सवाल यह है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके बारे में देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन
शॉर्टकट में हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO। सब बच्चों को पता होगा WHO की स्थापना कब हुई थी? पता किसी को? डेट 7 अप्रैल 1948। ठीक है, क्योंकि ये डेट है 7 अप्रैल की, इसलिए आपको पता होगा कि हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। अच्छा, कोई बताएगा WHO का मुख्यालय कहां है? पता किसी को? जेनेवा। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा बेटा स्विट्जरलैंड में। ये सब जानकारी आपको पता होगी। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल जो महानिदेशक है वहां पर। WHO के जो महानिदेशक हैं, हाँ, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस कह दो या घेब्रेयेसस। कहां के हैं? इथियोपिया। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इथियोपिया के वो रहने वाले हैं। अभी लेटेस्ट जानकारी ये है जो मैंने लिखी है, कौन सी? कि USA ने WHO से अलग होने की घोषणा की। अलग होने की घोषणा कर दी है। अभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। पहला कदम ले लिया है उन्होंने। कह रहे हैं कि वो 18% फंडिंग करते हैं WHO को। जो WHO का टोटल बजट होता है उसका तकरीबन 18% रुपया कौन देता है? USA देता है। और USA WHO पे आरोप लगा चुका है कि कोविड-19 से लेकर तमाम सारी चीजों में WHO और चीन दोनों की मिली भगत से उस बीमारी को छुपाया गया, कोविड-19 की। ठीक है, तो याद रखेंगे। WHO के बारे में मैंने बता दिया। दिवस तो आता ही है पेपर में, WHO का मुख्यालय भी आता है पेपर में। और लेटेस्ट जानकारी यह है कि कौन से मुल्क ने अलग होने की घोषणा कर दी है, तो नाम उसका। दूसरी अलग होने का फैसला लिया गया है पेरिस जलवायु समझौते से। तो ये भी याद रख लें, पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग होने का उन्होंने अनाउंस कर दिया है। चलिए अगला सवाल। भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, हाँ, भार्गवास्त्र का परीक्षण कहां किया है? अभी क्या हुआ है, भार्गवास्त्र के नाम से एक टेस्टिंग हुई है एक मिसाइल की। वो मिसाइल कैसी है? वो मिसाइल है ड्रोन रोधी। जो हवा में ड्रोन जाते हैं ना, उनको मारेगी वो। ठीक है, ड्रोन रोधी माइक्रो मतलब छोटा मिसाइल सिस्टम बनाया है। किसी भी देश के दूसरे ड्रोन को गिराना हो तो उसकी टेक्निक, क्योंकि आज की दुनिया में ड्रोन जो है एक नए वेपन के रूप में उभरा है। ड्रोन के फायदे भी हैं। ड्रोन युद्ध की में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ड्रोन मानव रहित विमान है ना, उसमें मानव नहीं जाता, मानव रहित विमान है। बहुत हाई कैमरे लगे हुए होते हैं, नीचे की पूरी तस्वीर ड्रोन खींच के दे देते हैं। और कभी कभी तो ड्रोन से है मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं, गोले भी फेंके जा सकते हैं। तो किसी देश का ड्रोन अगर भारत में आ गया है तो उसको गिराने के लिए भारत ने एक नई टेक्निक का परीक्षण करा है। उसका नाम है भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र। अब ये टेस्टिंग कहाँ हुई है? राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ये टेस्टिंग हुई है उड़ीसा में, उड़ीसा के गोपालपुर पे।
ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि ये जरूर याद रखें, भार्गव अस्त्र, भार्गव अस्त्र, भार्गव अस्त्र क्या है? पहला सवाल तो ये है, पहला सवाल यह है कि भार्गव अस्त्र क्या है? तो यह है ड्रोन रोधी, ड्रोन को मारने वाली, ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। अब दूसरा सवाल ये बनेगा कि इसका परीक्षण कहां हुआ है, इसकी टेस्टिंग कहां करी है भारत ने? तो बेटा इसकी टेस्टिंग करी है गोपालपुर सीबार्ड फायरिंग रेंज में, गोपालपुर सीबार्ड फायरिंग रेंज में। और ये गोपालपुर सीबार्ड फायरिंग रेंज कहां है? तो राज्य पूछेंगे तो उड़ीसा में। इसको किसने बनाया है? भार्गव अस्त्र को किसने बनाया है? इसका निर्माण किसने करा है? तो इसका निर्माण किया गया भैया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। और ये इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो कंपनी है, इसका कारखाना या कंपनी का मुख्यालय है नागपुर में। कहां है? नागपुर में। तो याद रखें, एक लाइन जरूर याद रखें ये वाली, भार्गव अस्त्र क्या है? तो ड्रोन रोधी माइक्रो सिस्टम मिसाइल है, मतलब एक माइक्रो मिसाइल है, ड्रोन को मारने वाली मिसाइल, ये याद रखें। टेस्टिंग कहां हुई थी? तो गोपालपुर उड़ीसा, गोपालपुर उड़ीसा। तो गोपालपुर उड़ीसा में इसकी टेस्टिंग हुई है, सफल टेस्टिंग हो गई है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? आज का तीसरा सवाल, चौथा सवाल सॉरी, आज के चौथे सवाल में कह रहे थे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय, आलोक आराधे, अरुण भंसाली, गुहानाथ नरेंद्र। किसको जो है दिल्ली हाईकोर्ट का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया है? तो उनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। क्या नाम है उनका? ये देखो, जब कभी जजों की नियुक्ति होती है ना, और वो भी मुख्य न्यायाधीश, तो पूछ लेते हैं वो, तो ऐसे याद रखें, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, उनका नाम है बेटा देवेंद्र कुमार उपाध्याय। उनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। एक तो ये नाम याद रखना, अभी बदला है। इन्हीं के साथ साथ में बंबई उच्च न्यायालय या मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बदल गए हैं। देखिए दूसरे कौन बदले हैं? ये जो आलोक है ना, आलोक आराधे, इनको बनाया गया कहां का? हाँ, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उनका नाम क्या बेटा? आलोक आराधे। ये भी चेंज हुए अभी। अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज इलाहाबाद है, प्रयागराज हाईकोर्ट है, प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश। तो प्रयागराज में जो चीफ जस्टिस है इस समय,
उनका नाम है अरुण भंसाली। उनका नाम क्या बेटा? अरुण बंसाली। अगर कोई यूपी का एग्जाम देगा तो ये नाम याद रखें। और ये 51वें चीफ जस्टिस हैं। इनका नंबर है 51। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भैया गुहानाथन नरेंद्र। गुहानाथन नरेंद्र। जी नरेंद्र बोलते हैं, जी से बनेगा गुहानाथन नरेंद्र। याद रखो, ऐसे याद रख लो शॉर्टकट में, इतनी लंबी लंबी बातें याद मत रखो। ये कहाँ के बने हैं? तो दिल्ली के। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं। आलोक कहाँ के बने हैं? तो मुंबई हाई कोर्ट के। ठीक है, आलोक आराधे। अरुण भंसाली कहाँ के हैं? प्रयागराज के चीफ जस्टिस हैं। गुहानाथ नरेंद्र कहाँ के हैं? तो वो नैनीताल के हैं। नैनीताल हाई कोर्ट उत्तराखंड का है, तो वहां पर है। ठीक है, तो गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड के, अरुण भंसाली प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, आलोक आराधे मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के, और देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के। ठीक है, जिनमें से ये जो 3 नाम है ये अभी चेंज हुए हैं तीनों। ये नाम भी ज्यादा पहले चेंज नहीं हुआ, अभी 25 में चेंज हुआ है। और ये भी ये पहले है। ये मैंने इस वजह से लिखवा दिया कि कोई बच्चा अगर यूपी की तैयारी करेगा तो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस उसे पता हो। 51वां उनका नंबर है यूपी में। 51वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 51वें नंबर के हैं संजीव खन्ना, वो भी 51 नंबर है उनका भी। चलिए आज का अंतिम और आखिरी करंट का सवाल जो कि 5वां है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? मतलब ये मानकर चलिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2025 को किस रूप में मनाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2025 को किस रूप में मनाएगा? ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। तो मैं आपको बता दूं यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2025 को इस रूप में मनाने का फैसला उसने लिया है। 2025 को किस रूप में? ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ग्लेशियरों की हिफाजत करनी है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में है सब, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं। ये ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाया गया 2024। पिछला साल किस रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया है? 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके रूप में मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में। 2026 को संयुक्त राष्ट्र संघ किस रूप में मनाएगा? तो 2026 को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाहा वर्ष। और देखिए 2023 को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। तो 2023 ऐसे याद रखो, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ठीक है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, 2025 में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2026 में अंतर्राष्ट्रीय चरागाह एवं चरवाहा वर्ष। याद रखेंगे चारों, 23, 24, 25, 26 एक क्रम में आप इन्हें याद कर सकते हैं। 2 चीजें आपको यहां से नोट करनी पड़ेंगी अब पेपर के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नया दिवस मनाने का फैसला किया है और उस दिवस का नाम हो जाएगा विश्व ग्लेशियर दिवस। बताइए विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाएगा? यह मनाया जाया करेगा विश्व ग्लेशियर दिवस। ग्लेशियर को हम हिंदी में हिमनद कहते हैं, कहते नहीं कहते? तो विश्व हिमनद दिवस या वर्ल्ड ग्लेशियर डे हर साल कब मनाया जाया करेगा? तो जरूर याद रखें 21 मार्च।
अब याद रखना नया डे है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बात करी है इसकी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 21 मार्च को किस रूप में मनाएगा? अभी एक ग्लेशियर के संबंध में एक न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि एक याला ग्लेशियर है नेपाल का। नेपाल पहाड़ी है, हिमालय में है, ग्लेशियर वहां भी हैं। तो नेपाल का याला ग्लेशियर जो है वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2040 तक खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होने का कारण है इसका जलवायु परिवर्तन का संकेत मिल लिया है पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु में होने वाले परिवर्तन को बताता है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर 2040 में विलुप्त हो जाएगा। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इतनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि 2040 में याला ग्लेशियर नेपाल का पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2025 को हिमनद या ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको मना रही है। और याद रखें 21 मार्च को हर साल मनाया जाया करेगा विश्व हिमनद दिवस। बहुत अच्छे सवाल हैं और ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के ऐसे ही सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है बेटा ये आज के 5 सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी बात करेंगे कल।